नमस्कार दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी, जब तक कोई भी देश की इकोनॉमी रहेगी उसमें कंपनीज रहेगी। अगर कंपनीज रहेगी तो क्या होगा, उनमें एम्प्लॉयज होंगे। एम्प्लॉयज होंगे तो उनको सैलरी देनी होगी। सैलरी देनी होगी तो उसमें पेरोल बनेगा। और जब तक पेरोल बनेगा तब तक कंपनीज पेरोल्स में ब्लंडर्स और मिस्टेक्स करती रहेगी। तो आज हम इन्हीं ब्लंडर्स और मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं। बात करेंगे 8 कॉमन मिस्टेक्स की जो जनरली कंपनीज और एचआर पेरोल बनाते समय कर देते हैं। और इसका नुकसान ना सिर्फ कंपनी को होता है बल्कि उन बेचारे एम्प्लॉयज को भी होता है जो इस गलत पेरोल के चक्कर में फंस गए हैं। और दोस्तों, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मैं 8 मिस्टेक्स बताने वाला हूं, शायद 1 या 2 मिस्टेक्स तो आपकी कंपनी में भी हो ही रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं आपका लेबर लॉ डिकोडर और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, इस देश का वो चैनल जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज को करता है जागरूक, उन्हें करता है एम्पावर और उनके हक की बात करता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मिस्टेक नंबर 1, सीटीसी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये शायद सबसे कॉमन मिस्टेक है। इसको मैं इलॉबरेट करके बताता हूं। जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो बेहतर प्रैक्टिस ये है कि एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, उसे साइन किया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज होता है वो होता है सैलरी या कंपनसेशन क्लॉज, जिसमें कंपनी ये बताती है कि भाई आप जितने टाइम हमारे यहाँ काम करोगे आपको कितना पैसा हम पर मंथ देंगे। आजकल कंपनी ये प्रैक्टिसेस फॉलो करती है कि इसमें सीटीसी बेस्ड एग्रीमेंट वो एम्प्लॉय के साथ कर देती है ताकि एम्प्लॉय को देखे अरे मेरी तो सीटीसी इतनी ज्यादा है और आराम से वो कंपनी ज्वाइन कर ले। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पर मैं दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि भाई सीटीसी, नेट, इन हैंड रेट, इनमें डिफरेंस क्या होता है और सीटीसी और इन हैंड में जमीन आसमान का डिफरेंस आखिर क्यों हो जाता है। खैर आपको ये पता है कि जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। मेन रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट जो एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर को देने होते हैं वो सीटीसी में ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे पीएफ का एम्प्लॉयर वाला शेयर, ईएसआई का एम्प्लॉयर वाला शेयर, ग्रेजुटी, इवन लीव, बोनस, कई सारे कंपोनेंट्स। लेकिन इसका एक मेजर नुकसान है, जिस तरह से मौसम बदलते हैं उसी तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी बदलते रहते हैं। पीएफ कभी 12% होता है, कभी पेंडेमिक में 10% कर दिया जाता है, ईएसआई कभी 6.5% होता है, उसे घटाकर 4% कर दिया जाता है, कभी कोई चीज बढ़ा दी जाती है। इससे हुआ ये कि आपने जो सीटीसी अपने एम्प्लॉय को कमिट करी थी, बोला था कि मैं आपको पर महीने 20,000 रुपए सीटीसी दूंगा, वो सीटीसी घट के हो जाती है कई बार 19,800, कभी हो जाती है 20,200। अब चलो ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कम हो गई तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सारे एम्प्लॉयज की रेट चेंज करिए जिसके आधार पर आप फाइनली गणना कर रहे हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट नया ड्राफ्ट करिए, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। इसीलिए बेहतर प्रैक्टिस ये है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसे रेट के आधार पर तय करें, ना कि सीटीसी के आधार पर। इनफैक्ट कुछ कंपनियां तो एक स्टेप आगे जाकर ब्लंडर करती है, वो एम्प्लॉय को बोलती है कि आपकी तो इन हैंड सैलरी 10,000 रहेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको ये बोलना चाहिए कि आपकी रेट इतनी है, आपकी इन हैंड सैलरी या आपकी सीटीसी दैट विल बी बेस्ड अपॉन ऑल द स्टैट्यूटरी अलाउंसेस, कंपोनेंट्स एटसेट्रा। और उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। इंडिकेटिव सीटीसी जरूर दे सकते हैं कि इंडिकेटिव सीटीसी आपकी इतनी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो हमेशा रेट के आधार पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, टू मेनी अलाउंसेस। स्क्रीन पर आप ये पे स्लिप देखिए, सैलरी 20-25 हजार है लेकिन अलाउंसेस 10 डाल रखे हैं। और ये इसी कंपनी की सिचुएशन नहीं है। लगभग सारी कंपनियां या बहुत सारे एचआर जब पहली बार कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, नई कंपनी शुरू करते हैं, तो सोचते हैं अरे सैलरी मतलब बहुत सारे कंपोनेंट, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। उसका मतलब भी नहीं पता होता उनको। और उसमें भी क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो अपनी 40,000 रुपए सैलरी देनी है, 50% बेसिक में डालो, 10% डीए में डालो, 5% ट्रांसपोर्ट अलाउंस में डालो, 15% एचआरए में डालो, 5% इसमें डालो, 4% वॉशिंग में डालो। अरे क्यों डालो? और सारे एम्प्लॉय का वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर देते हैं। अरे आखिर क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट ने भी फरवरी 2019 में सूर्या रोशनी वर्सेस ईपीएफओ के केस में ये क्लियर करा था कि इस तरह से ढेर सारे अलाउंसेस देना ताकि आप अलग अलग पीएफ या कोई और टैक्स बचा सको, वो एक कैमोफ्लेजिंग है अलाउंसेस की, और दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इससे बहुत सारी कंपनियों को भारी झटका लगा था, उनको अपने ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज करने पड़े थे। जिन्होंने नहीं भी किया है उनके लिए एक और मुसीबत आने वाली, जिसका नाम है कोड ऑन वेजेस। और कोड ऑन वेजेस ये कह रहा है कि आपका जो ओवरऑल अलाउंसेस है वो आपकी बेसिक का 50% ही हो सकता है। तो दोस्तों, आपको अलाउंसेस सिर्फ इसलिए नहीं रखने कि बहुत सारे अलाउंसेस सैलरी पे स्लिप में अच्छे लगते हैं, हमारी सैलरी स्लिप भरी भरी लगती है। वही अलाउंसेस दीजिए जो एक्चुअली जेन्युइन है, जो उसके काम आने वाले हैं। अगर किसी आदमी की सैलरी ही 15, 20, 30 हजार रुपए है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स तो कोई लगने वाला नहीं है। तो उसे तरह तरह के अलाउंसेस देखिए, आप आखिर किस तरह से उसकी भलाई कर रहे हो या किस तरह से कंपनी की भलाई कर रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आता है।
हाँ, कुछ कंपनियां ये प्रैक्टिसेस फॉलो करती है ताकि वो थोड़ा पीएफ का पैसा बचा सके, लेकिन कोड ऑन वेजेस आने के बाद तो सारी प्रैक्टिसेस भी बंद हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने कुछ कंपनीज तो ऐसी देखी है जिनमें पीएफ लग भी नहीं रहा है, फिर भी 10 कंपोनेंट अलाउंसेस की फॉर्म में डाल रखे हैं। तो प्लीज अपने जो सैलरी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करिए। इससे ना सिर्फ आपको फायदा होगा बल्कि आपके एम्प्लॉय को भी समझने में फायदा होगा। कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो उसे क्लियर दिख जाएगा, अच्छा यहाँ पे बेसिक मिलता है और एचआरए मिलता है या मे बी एक ट्रेवलिंग अलाउंस और मिलता है। तीसरा, मंथली बोनस, मंथली ग्रेचुइटी। बहुत सारी कंपनियां बोनस और ग्रेचुइटी की डेफिनेशन ही नहीं समझती। बोनस का मतलब ये होता है कि साल भर में जब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसकी कैलकुलेशन के आधार पर एक हिस्सा एम्प्लॉयज को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज की मेहनत से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, और उसे स्टैट्यूटरी बोनस का नाम दिया जाता है, जिसकी लिमिट होती है 8.33% मिनिमम और अप टू 20%। लेकिन कंपनी जनरली क्या करती है कि 8.33% स्टैट्यूटरी बोनस करके सभी एम्प्लॉयज को मंथ बाय मंथ देती रहती है। इनफैक्ट ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, मैं आपको एक्सेंचर की प्लेस दिखा रहा हूं जिसमें भी आपको स्टैट्यूटरी बोनस का कंपोनेंट दिख जाएगा। इसमें दो मेजर मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले, आपकी बोनस की कैलकुलेशन 8.33% के हिसाब से आप किस तरह से कर रहे हो, जबकि बोनस अप टू 20% भी हो सकता है और वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। जनरली कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होती है तो ये स्लैब 20% के आसपास आती है, जिसको आप बोनस के फॉर्म एबी की कैलकुलेशन के थ्रू निकाल सकते हो। चलिए मान लेते हैं कि आप अब बोनस 20% के हिसाब से दे रहे हो, लेकिन मंथली दे रहे हो। तो मंथली बोनस देना इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप मंथली बोनस दे रहे होते हो तो उस पर पीएफ, ईएसआई सभी कुछ अट्रैक्ट होता है। अगर आप एनुअल एक बार में बोनस दे रहे हो तब ये पीएफ, ईएसआई जैसे डिडक्शन इससे एग्जम्प्ट होते हैं। तो चलिए, आपकी ये प्रैक्टिस चली भी आ रही है तो इसको सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह से निकालिए कि इस बोनस को आप एडवांस बोनस करके कैलकुलेट करिए। यानी आप साल के अंत में जो बोनस देने वाले हो उसमें से कुछ कुछ पैसा आप एडवांस में देते जा रहे हो। उसके बाद जब आपका साल खत्म हो जाए तब प्रॉपर बोनस की कैलकुलेशन करिए जब कंपनी की बैलेंस शीट बन जाती है, और जो डिफरेंस अमाउंट का बोनस है वो साल के अंत में दे दीजिए और बता दीजिए कि इतना बोनस हमने पहले एडवांस में दे दिया था। इस बोनस को स्टैट्यूटरी बोनस बना के 8.33% पर मंथ देना एक बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। फोर्थ मिस्टेक, नॉट नोइंग एप्लीकेबल एक्ट्स। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे पास एक मुंबई की कंपनी का काम आया। उन्होंने बोला कि सर आप कंसल्टेंसी करते हैं। हमने कहा कि आप पीएफ की हमारा कंसल्टेंसी करिए। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं? उन्होंने बोला 100। तो मैंने कहा ठीक है, आपके ईएसआई की कंसल्टेंसी कौन कर रहा है? कि नहीं ईएसआई तो हम नहीं काटते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स? वो भी नहीं काटते। वो क्या होता है? अच्छा, लेबर वेलफेयर फंड? नहीं पता। टीडीएस? हाँ, कुछ होता तो है, वो सीए करता है हमारा काम। आपकी कंपनी पर कितने एक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं ये एज ए एचआर या एज ए एम्प्लॉयर आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईएसआई 10 या 20, महाराष्ट्र में 20, बाकी जगह 10 एम्प्लॉय पर लगता है। पीएफ 20 एम्प्लॉय पर लगता है। बोनस एक्ट लगता है 10 से 20 एम्प्लॉय पर अलग अलग स्टेट के हिसाब से। ग्रेचुइटी, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर वेलफेयर फंड, इनकम टैक्स, ये सारे एप्लीकेबल हैं या नहीं आपकी कंपनी में, और इसके हिसाब से कंप्लायंसेस हो रही है या नहीं, ये एज ए एचआर या एज ए एम्प्लॉयर आपको जरूर जान लेना चाहिए। और अपने स्टेट के हिसाब से आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि जब हमारी कंपनी इतने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को क्रॉस कर लेगी तब हमें ये वाली कंप्लायंसेस भी शुरू कर देनी है, ये वाले रजिस्ट्रेशंस भी करा देने हैं। इसका ओवरऑल नुकसान कंपनी को बहुत भारी चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि इन कई सारे एक्ट्स में तो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन भी नहीं है। यानी जब भी ऑडिट आती है तो जितने बैक डेट से आपने मिस्टेक कर रखी है, यानी जितने पुराने साल से आपने मिस्टेक कर रखी है, ऑडिट के समय पकड़ में आ जाती है और तब से आपको इसका पैसा भरना पड़ता है। पैसे के अलावा डैमेजेस, पेनल्टी, इंटरेस्ट सभी कुछ आपको भरना पड़ जाता है। पॉइंट नंबर 5, नॉट नोइंग द कैलकुलेशंस। मैं बहुत सरप्राइज हो जाता हूं जब मेरी किसी एचआर या किसी एम्प्लॉयर से बात हो रही होती है और उनको सैलरी की बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं पता होती है। उनको ये नहीं पता होता कि वर्किंग डे रूल क्या होता है, टोटल डे रूल क्या होता है, सैलरी में 30 दिन से डिवाइड करना होता है, 31 से डिवाइड करना होता है, 26 से डिवाइड करना होता है। ये बेसिक मिस्टेक भी बहुत सारी कंपनियां कर देती है। इसके अलावा एक्ट में तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स की भरमार होती है। फॉर एग्जांपल, पीएफ में कोई एम्प्लॉय 2014 के बाद ऐड हुआ है तो उसका पेंशन कंपोनेंट नहीं कट होना चाहिए। ईएसआई में एम्प्लॉयर शेयर इंडिविजुअली एम्प्लॉय का नहीं निकाला जाता है। ओवरऑल ईएसआई वेजेस की कैलकुलेशन करने के बाद सम ऑफ ईएसआई वेजेस के आधार पर निकाला जाता है। सिमिलरली, ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन फाइनल वेजेस के आधार पर की जाती है। ऐसी कई सारी बेसिक मिस्टेक्स हमारे एचआर और एम्प्लॉयर्स कर देते हैं और उन्हें इंडिविजुअल एक्ट्स को जानने के बाद ये सारी कैलकुलेशन करनी चाहिए। और किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एक्सेल पर ओवर डिपेंडेंसी बहुत गलत बात है। नंबर 6, डिले इन फाइलिंग। अरे ये चालान तो 30,000 का है, तुम्हारा पेमेंट 50,000 का क्यों हो रहा है पीएफ का? अरे सर वो क्या हो गया, मैं एक दिन लेट हो गया पेमेंट करने में और पीएमआरपीवाई का बेनिफिट चला गया। ऐसी चीजें आपके साथ भी हुई होगी। ना सिर्फ पीएफ में, ईएसआई में, प्रोफेशनल टैक्स में, टीडीएस के रिटर्न में एक दिन का भी डिले होता है तो कई बार पेनल्टी लगती है भारी भरकम। इसीलिए एक बेहतर प्रैक्टिस है कि आप अपना कंप्लायंस कैलेंडर बना के रखें कंपनी के हिसाब से और पता करें कि कौन से महीने में कौन सी डेट को आपको क्या कंप्लायंसेस करनी है। ये सारी कंप्लायंसेस अगर आप टाइम पे करेंगे तो बहुत सारा पैसा बचेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल जो अमाउंट आपको पे करना होता है एज ए कंप्लायंस, उससे भी कहीं ज्यादा अमाउंट आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी, डैमेजेस की फॉर्म में लग जाता है। पॉइंट नंबर 7, यूजिंग सॉफ्टवेयर एज अ ब्लैक बॉक्स। कहते हैं ना
एक स्मार्ट आदमी ही स्मार्टफोन का सही यूज कर सकता है। ठीक इसी तरीके से आजकल पेरोल के बड़े ही सफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, वो उसको यूज करते हैं एज अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मतलब इधर से डाटा डालो, उधर से रिजल्ट निकलेगा और उस पर आंख मूंद के विश्वास कर लो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस छोड़ देते हैं जो उसको यूज कर रहा है उस यूजर पर, यानी इसका पीएफ काटना है या नहीं, इसका ईएसआई काटना नहीं, काटना है तो किस परसेंट पे काटना है, प्रोफेशनल टैक्स कितना लगेगा, टीडीएस कितना लगेगा या नहीं, ये सारे डिसीजन फाइनली यूजर पर छोड़ दिए जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि कई सारे सॉफ्टवेयर में इवन जो रूल्स होते हैं वो या तो आउटडेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, या ऐसे कुछ रूल्स होते ही नहीं है जो होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे लेबर लॉज हैं और उसमें इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर स्टेट के हिसाब से कस्टमाइजेशन है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए इतने सारे रियल टाइम कस्टमाइजेशन कर देना। तो ऐसे में जो लोग आंख मूंद के सॉफ्टवेयर पर भरोसा करके सारी की सारी कैलकुलेशन करते चले जाते हैं, कई महीनों बाद, कई सालों बाद उन्हें पता चलता है कि अरे ये सारी चीजें तो गलत हो गई, ये सारी मिस्टेक हो गई। तो इसीलिए पहले चीजों को समझिए, जानिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइजेशन के लिए एज अ एड यूज करिए, एज अ ब्लैक बॉक्स नहीं। और पॉइंट नंबर 8, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। अभी पता चला कि फलान डिपार्टमेंट की ऑडिट आ गई, अरे ये चीज कहाँ रखी, अरे ये चीज कहाँ रखी, ऐसा तो होता ही होता है। और कुछ एग्जांपल देता हूं। हमारे पास किसी कंपनी की अटेंडेंस आती है और उसमें मान लीजिए 18 एम्प्लॉइज की अटेंडेंस आ गई। जब हम रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पता चलता है इसमें तो 22 एम्प्लॉय थे। हम फोन करके पूछते हैं आपके 4 एम्प्लॉय की आपने अटेंडेंस नहीं भेजी, क्या हुआ इसमें? तब वो बताते हैं अच्छा 4 एम्प्लॉय की अटेंडेंस नहीं भेजी, किसकी नहीं भेजी? अरे हमको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, आपके 4 एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए, एब्सेंट हैं, सिक हैं, हुआ क्या आखिर उनके साथ? ये तब संभव होता है जब आपका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होती है। मान लीजिए आप एक मस्टर रोल मेंटेन कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्मेट में मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको तुरंत देखते पता चल जाएगा कि अच्छा पिछले महीने 22 एम्प्लॉय थे, तो इस महीने में मुझे 22 का डेटा बनाना है, उसमें से 18 की मान लीजिए अटेंडेंस होगी, तो 4 एम्प्लॉय या तो लेफ्ट हुए होंगे या एब्सेंट चल रहे होंगे, तो अप्रोप्रिएट वही डाटा वेबसाइट पर अपडेट करना होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग आप करें, जैसे मस्टर रोल हो गया, पे रोल हो गया, एडल्ट रजिस्टर हो गया, पीएफ ईएसआई के स्टेटमेंट हो गए, एक्सेट्रा। ये रिकॉर्ड कीपिंग ना सिर्फ आपको हेल्प करेगी आपकी प्रॉपर कंप्लायंसेस में, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करेगी, जबकि आपकी कंपनी पर कभी कोई ऑडिट आती है तो आप बिल्कुल रेडी होंगे, आप निश्चिंत होकर बोलेंगे। अगर ऑडिट इंस्पेक्टर बोलेगा कि मैं आपकी कल आके ऑडिट कर रहा हूं, तो आप बोलिए कल क्यों सर, आज ही शाम को आ जाइए, हमारा तो सारा रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन्ड है। तो इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक आपने भी की होगी या कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नीचे हमारे साथ शेयर करिए, ये अपनी ही कम्युनिटी है। ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक करते हैं, मैंने भी शायद कई सारी मिस्टेक्स करी है और मैं अभी भी कई सारी मिस्टेक्स कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि सबसे पहले माने कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं और उसे सही करने की कोशिश करें। और ये चीजें सही कैसे होती है, या तो हम खुद पढ़ें और सीखें या किसी के अनुभव से हम लोग वो चीजें सीख जाए। तो जो लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मैं अज्यूमिंग कि वो लोग पेरोल या एचआर फील्ड से जुड़े हुए होंगे, उनको मैं एक सूचना देना चाहता हूं। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग। इस कोर्स में मैं पर्सनली आपको सिखा रहा हूं पेरोल से जुड़ी हुई सारी की सारी कैलकुलेशन। इसमें काफी सारे एक्ट्स की कैलकुलेशन हम कवर कर रहे हैं, जैसे पीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस। इसके अलावा बेसिक थ्योरी मैंने कवर करी है, ओवरऑल पेरोल कैसे बनाना है कंपनीज का, उसके एग्जाम्पल दिए हैं, उसकी एक्सेल शीट्स है। और ना सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोगों को मैं फोर्स कर रहा हूं होमवर्क की फॉर्म में कि ये चीज आप खुद करिए, ग्रेचुइटी कैलकुलेशन खुद करिए, बोनस कैलकुलेशन खुद करिए। मैंने एक एग्जाम्पल किया और आपको ढेर सारे एग्जाम्पल खुद सॉल्व करने के लिए भी दे रहा हूं। तो अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप विजिट करिए LPT LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बड़ा अच्छा डोमेन है, बहुत कम लोगों को मिलता है। साइट का नाम सिर्फ 3 है, LPT और .इंस्टीट्यूट। तो आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है या कोई मिस्टेक आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए। अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो भी नीचे कमेंट में बताइए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। मैं हूं ऋषभ जैन, आपका लेबर लॉ डिकोडर। जय हिंद, जय भारत।